सब्सक्राइब कीजिए इंडोशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो गाइस, मैं हूं हिमांशी वर्मा और आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के उस पार्ट के बारे में बताने जा रही हूं, उस भाग के बारे में बताने जा रही हूं जो संविधान का भाग नहीं है लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिस पर संशोधन करने का अधिकार हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी नहीं है। ठीक है, तो हम उस भाग के बारे में पढ़ते हैं और वह भाग है हमारे देश हमारे संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, देखिए, संविधान की प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी बोला जाता है। संविधान की प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी बोला जाता है। अगर हम बात करें कि प्रस्तावना की शुरुआत हुई कैसे, तो सबसे पहले अमेरिका ने प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रस्तावना को सबसे पहले अपने देश के संविधान में शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था, तो वो क्या था, अमेरिका। अच्छा, प्रस्तावना थी क्या? देखिए, जब मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ाया होगा तो ज़रूर बताया होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित थी हमारे संविधान की प्रस्तावना, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पेश किया था। ठीक है, प्रस्तावना संविधान के 4 मूल तत्वों को प्रदर्शित करती है। संविधान के जो 4 मूल तत्व हैं ना, उनको प्रस्तावना प्रदर्शित करती है। और प्रस्तावना की भाषा कैसी है? प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्रस्तावना भारतीय संविधान में मूल प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए, हम ये वर्ड याद रखेंगे क्योंकि ये वर्ड आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, और गणराज्य, ये 3 शब्द हम याद रखेंगे। मूल संविधान में जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी, वह देश को प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और राज्य बनाने का उद्देश्य प्रस्तुत करती है। यानी कि प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने का संकल्प लेते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रस्तावना में किस बात का संकल्प लिया गया है? प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य भारत को बनाने का। प्रस्तावना की विशेषताएं, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, आत्मा तथा आभूषण बताया गया है। ये क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। लेकिन संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है? वो आर्टिकल 32। तो आप क्वेश्चन में डिफरेंस करेंगे। संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? तो प्रस्तावना है। लेकिन अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो वो अनुच्छेद 32 है। आप फर्क करेंगे दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम प्रस्तावना पर आते हैं कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी, आत्मा तथा आभूषण है। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखेंगे, कुंजी, आत्मा और आभूषण। आत्मा की कुंजी आभूषण है। ठीक है, संविधान का सम्मानित भाग है प्रस्तावना, जहां से हम अपने पूरे भारतीय संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि इसे जो हमारी प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र या भूमिका भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हम अपने पूरे भारतीय संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं। संविधान में की प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है और वो संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। तब हमारी प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष भी लिखकर आता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष सही है। ठीक है, लेकिन दोनों ही शब्द का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इस बात पर सभी लोगों को संदेह था और ये स्पष्ट भी नहीं हो पा रहा था। तो 1960 में जब बेरुवाड़ी मामला होता है, तब हमारा उच्च न्यायालय प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं है, यह बताता है कि प्रस्तावना संविधान से अलग है, यह संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में
जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था वह अपनी इस बात से मुकर जाता है और बोलता है कि भारत प्रस्तावना जो है वह भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है और यह संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और संविधान का आंतरिक हिस्सा है। इसलिए यह पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है? हाँ। और कैसा है? आंतरिक हिस्सा, और यह अभिन्न अंग है जिसे आप कभी संविधान से अलग नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावना के अस्तित्व के बारे में हम दो बातें और जान लेते हैं कि प्रस्तावना जो है वह प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है। देखिए यहाँ पे विधायिका कानून बनाने से रिलेटेड है। कानून कौन बनाता है? संसद। तो हम बोल सकते हैं कि प्रस्तावना संसद की शक्ति का स्रोत नहीं है और ना ही वह संसद या विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। यानी प्रस्तावना ना ही किसी की शक्तियाँ बढ़ाती है और ना ही किसी की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। और अब ये क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रस्तावना कैसी है, तो प्रस्तावना हमारी गैर न्यायिक है, अर्थात हम इसे किसी भी आधार पर न्यायालय में से चुनौती नहीं दे सकते। प्रस्तावना की व्यवस्थाओं को हम किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। प्रस्तावना हमारी कैसी है? गैर न्यायिक। ठीक है, चलिए, आई होप आपको हमारी क्लास बहुत पसंद आई होगी। इस क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, तभी आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर तभी आपके सारे सब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।